सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा ख़बर में आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे कोर्ट स्टोरी से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून को आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। फैसले में 5 के मुकाबले में 10 जजों की अक्सरियत से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ तमाम तर दरख्वास्तों को नाकाबिले समात करार दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून बनने से चीफ जस्टिस के खुद नोटिस लेने का इख्तियार अब आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा। इस फैसले के तहत चीफ जस्टिस का खुद नोटिस का इख्तियार महदूद होगा। बेंचों की तश्कील और खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे और यही कमेटी बुनियादी इंसानी हुकूक के मामलात कम अज़ कम 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच को भिजवाएगी। इंट्रा कोर्ट अपील पर 14 रोज़ में समात होगी। अहम नौयत के मामलात के मुकदमात 14 रोज़ के अंदर अंदर समात के लिए मुकर्रर होंगे। अदालत का ये कहना है कि पार्लियामेंट की तरफ से की जाने वाली कानून साजी अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं है। इसी सारी सूरत हाल पर आ जाएंगे। हमारे साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम मौजूद होंगे और हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून है राजा खालिद महमूद। और राजा साहब आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। पहले हम बात करेंगे इमरान वसीम से। इमरान, जो समातें मुकम्मल हुई उसके बाद कल ये अहम फैसला सामने आया, पस मंज़र से थोड़ा आगाह कीजिएगा और फैसले के बारे में बताइएगा। जी, ये जो कानून बना था इसका पस मंज़र जो पार्लियामेंट में जो डिबेट की गई उसमें यही बताया गया कि जो आर्टिकल 184(3) है इस अख्तियार का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया गया कि जो एक तफरीक कॉन्स्टिट्यूशन की जानिब से दी गई है कि अदलिया के क्या अख्तियारात होंगे और मुकन्नना के क्या अख्तियारात होंगे, एग्जेक्टिव का क्या अख्तियार होगा, उस तकसीम की वायलेशन की जा रही थी। और पार्लियामेंट में डिबेट करते हुए अरकान पार्लियामान की जानिब से कहा गया कि जो जुडिशरी का अख्तियार है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है और उस अख्तियार को एक्सपेंड करके इंक्रोच किया जा रहा है, या जो पार्लियामेंट का अख्तियार है या जो एग्जेक्टिव का अख्तियार है उन पे तजावुज़ किया जा रहा है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के नाम से ये कानून लाया गया और इसमें जो चीफ जस्टिस के अकेले का अख्तियार हुआ करता था कि 100 मोटो लेने का फैसला भी उसने करना है। आपको याद होगा कि 2021 में एक अस्कुत नोटिस लिया था बेंच में बैठे उस वक्त जज साहब थे, अब तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन चुके हैं काजी फ़ाइज़ ईसा। 3 रुकनी बेंच ने एक नोटिस लिया था कुछ साफियों को हरासा करने के हवाले से, गिरफ्तारी करने के हवाले से, और उस नोटिस पर फिर अलहदा से एक और अज़खुद नोटिस में फिर फैसला डिक्लेयर किया गया था कि बेंच में बैठा कोई जज जो है वो खुद से अज़खुद नोटिस नहीं ले सकता। वो अगर किसी मामले का नोटिस लेगा तो वो रेफर किया जाएगा चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस एब्सोल्यूट पावर रखता है, उसका डिस्क्रिशनरी अख्तियार है, वो फैसला करेगा कि इसके ऊपर अज़खुद नोटिस लेना है। और फिर बेंच बनाने के हवाले से भी एक और 7 रुकनी बेंच का फैसला है जिसमें कहा गया कि मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस का है, बेंचेस बनाने का अख्तियार उसका है। तो उसके बाद ये कानून आने से पहले, यानी इस अदालती फैसलों के बाद और कानून बनने से पहले जो भी आर्टिकल 184(3) के दरखास्तें आई जो कि सुप्रीम कोर्ट का 100 मोटो का अख्तियार है या जो अज़खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिए गए, उसमें जो बेंचेस तश्कील पाते थे, आपने खुद भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग पहले बता देते थे, अभी केस की समात नहीं होती थी, पहली हेयरिंग नहीं होती थी, लोग बता देते थे कि ये जो बेंच बना है इनके नाम देखने के बाद 3-0 से फैसला आएगा, 3-1 से फैसला आएगा, अगर 5 रुकनी बेंच बना है तो 5-2 से या 5-0 से फैसला आएगा। तो ऐसे लोग पेश गोया नहीं दावे किया करते थे और फिर उनके दावों के मुताबिक ही फैसले भी आते थे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर पार्लियामान ने एक कानून बनाया। इस कानून को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। पहले चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने इसके ऊपर 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था। उस 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस कानून को बनने से पहले ही सस्पेंड कर दिया था। 13 अप्रैल को सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया गया और इस कानून को जो एक वजूद मिला, जो शक्ल मिली, वो 21 अप्रैल को मिली थी। तो बंदियाल साहब तो इस केस को हुक्म इम्तना देने के बाद अधूरा छोड़ के रिटायर हो गए। उसके बाद फिर काजी फ़ाइज़ साहब आए। काजी फ़ाइज़ साहब ने शफाफियत के लिए फुल कोर्ट बना दिया कि ये कहना कि उस जज को क्यों नहीं शामिल किया गया, फलां जज क्यों शामिल हुआ है, 5 रुकनी बेंच क्यों बना है, 8 रुकनी क्यों नहीं बनाया गया। तो उन्होंने तमाम जज साहबान को बिठा दिया और
जो कार्रवाई थी अदालती उसको भी टीवी पे लाइव दिखाने का उन्होंने कह दिया कि लाइव दिखाया जाए। तो उसके बाद फिर कल 5 समातों के बाद इस केस का फैसला भी सादिर फरमा दिया गया। अब इस फैसले के ऊपर भी बहुत सारे बातें हो रही हैं। एक तो जैसा कि इस कानून को डिक्लेयर कर दिया गया है कि पार्लियामान का जो अख्तियार है कानून साजी का, उसको एडमिट कर लिया गया है। उस अख्तियार को एडमिट करने के साथ साथ एक और चीज़ है जो यहाँ पे बात की जाती है कि नवाज शरीफ को जो फ़ायदा पहुँचना था वो फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो राइट ऑफ अपील है बिल्कुल इस पे हम कानूनी नुक्ते नज़र से हम बात करेंगे। इमरान साथ रहिएगा, इसी नुक्ते पे मैं बात करूंगी राजा खालिद महमूद साहब से। एडवोकेट हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। जिस तरह कल जो ये फैसला आया है और इमरान वसीम जो ये पॉइंट रेस करें, बल्कि सभी इस पर बात कर रहे हैं कि अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपील के हक़ से महरूम हो चुके हैं और मुल्की जो सियासत है उस पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। आप एक कानूनी माहिर हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जो चंद अच्छे फैसले किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उनमें से ये एक फैसला है। और ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि किसी चीफ जस्टिस ने या किसी भी बाख्तियार फर्द ने अपने अख्तियारात को तकसीम किया, बजाय इसके कि वो तमाम तरह अख्तियारात अपनी ज़ात में मुर्तकिज़ करता, अख्तियारात का मलजा और मावा मरकज़ और महवर बन जाता, ओमनी पोटेंट बन जाता, मुख्तार कुल और मुतलिकुल अलान बन जाता। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने वो अख्तियारात 3 रुकनी कमेटी विच इज हेडेड बाय दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसमें तकसीम कर दिए। अब वो अख्तियारात क्या थे? एक तो ये है कि सुओ मोटो नोटिस की भरमार होती रही माजी में। आपको पता है कि छोटी छोटी बातों पे सुओ मोटो नोटिस चीफ जस्टिस साहब ले लिया करते थे और एग्जेक्टिव बड़ी बुरी तरह से मफलूज होती रही अपना काम करने से। और एग्जेक्टिव की या गवर्नमेंट की हमेशा शिकायत रही कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। यहाँ तक हुआ कि साकिब निसार साहब ने एक दफ़ा 24 घंटों के अंदर 6 सुओ मोटो नोटिस ले लिए और उससे पहले साकिब निसार साहब सुओ मोटो नोटिस के हक में नहीं थे। यानी उनका कसरत से लिया जाना और हर बात पे सुओ मोटो नोटिस लिया जाना उसके खिलाफ थे। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इसके मगायर इससे हट के बिल्कुल काम किया। हत्ता कि यहाँ तक हुआ कि उन्होंने अपने भाई का हॉस्पिटल बचाने के लिए, आप वो दास्तान सुन चुके हैं, उन डॉक्टर साहब की ज़बानी जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए थे, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते थे और लाहौर में जो यूरोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया जा रहा था उसको हेड करना था। उन्होंने बड़ी तनख्वाह छोड़ के, भारी भरकम सैलरी छोड़ के उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत के लिए एक छोटी तनख्वाह कबूल की, लेकिन उस पे सुओ मोटो नोटिस लेके अपने भाई का हॉस्पिटल तो बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान को इंतहाई नुकसान पहुंचाया। मतलब कहने का ये कि जो भी चीफ जस्टिस था अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पे, किसी को फायदा पहुंचाने या किसी को नुकसान पहुंचाने की बुनियाद पे और किसी मंजूर नज़र को, अब आपको माजी करीब में भी अंदाजा है कि चीफ जस्टिस साहब जो गए हैं उन्होंने किन किन बातों पर सुओ मोटो नोटिस लिया। तो बार्स का भी मुतालबा था, बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स का मुतालबा था, जजेस का ये मुतालबा था, एक अरसे से डिमांड थी कि इस सुओ मोटो नोटिस का जो बेदरेग इस्तेमाल है, बेलगाम इस्तेमाल है और बेतहाशा इस्तेमाल है, इसे रोका जाए। तो काजी फाइज ईसा साहब की अपनी डिमांड भी थी, लेकिन उसके साथ साथ उनके बाकी कुछ जजेस की भी ये डिमांड रही कि सुओ मोटो नोटिस का अख्तियार को महदूद किया जाए। तो जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने इस पे काम शुरू किया। लेकिन याद रखिए कि ये भी दुनिया की तारीख में बड़ा अजीब सा वाकया है कि पार्लियामेंट वो काम कर रही है, वो अभी कानून नहीं बना, दैट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी से रोक दिया। अब ये बात तो वाज़े हो गई ना, ये जो एक तनाज़ा काफ़ी अरसे से चल रहा था कि जो पार्लियामेंट है यानी जो अवाम की मुंतखब करता है उसके पास इख्तियार नहीं है। तो अब कल ये बात वाज़े हो गई है, कानून साजी कर सकती है अब पार्लियामेंट, ये तो क्लियर हो गया ना सर?
देखें, कानून साजी कर सकती है, वो तो पहले से है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन का 142 आर्टिकल बड़ी वजाहत के साथ ये कहता है 3 अदारे हैं, आप भी जानती हैं, अवाम भी जानते हैं कि किसी भी स्टेट के एक वो लेजिस्लेचर होता है, कानून साज अदारा, दूसरा एग्जेक्टिव है और तीसरा जुडिशरी है। दे ऑल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। कानून साज अदारे का काम है कि अपने डोमेन में रहते हुए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें कानून साजी करना होती है, लेकिन उसे रोका गया। और आपकी बात के कल ये साबित हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो हर तरह की कानून साजी कर सकती है, स्वाय इसके कि कोई कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशंस हैं, फंडामेंटल्स हैं, उसकी बुनियादों को ना छेड़े, बाकी वो हर तरह की कानून साजी कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट भी इसकी पार्लियामेंट की ही क्रिएशन है, पार्लियामेंट ने ही उसको अख्तियार दिया, उनके जजेस के इंतखाब का तरीक़ेकार भी पार्लियामेंट ने, उनके रिटायरमेंट, सारी चीज़ों का जो रेगुलेट किया जाना है वो जाहिर है उसे पार्लियामेंट ने ही एम्पावर किया हर हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है, आपका दूसरी सवाल ये था कि एक तो मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल और एक जहांगीर तरीन साहब, देखें उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, ये भी मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई अनहोना काम हुआ। हम कहते हैं जब ऊपर की अदालतों में जाते हैं, नीचे वाले जज के खिलाफ सिविल जज जो 17वें ग्रेड का होता है, न्यूली अपॉइंटेड होता है, उसके फैसले को लेके कि वो कानून नहीं जानता था या ये उसने कानूनी गलती की, ये लॉ को मिस इंटरप्रेट किया या मिस अप्लाई किया, उसकी मिस एप्लीकेशन को लेके ऊपर जाते हैं, मिस एप्रिसिएशन को हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये इन्होंने जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की, नीदर इट इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इट इज प्रोवाइडेड एनी ऑफ द लॉ, लाइक इलेक्शन एक्ट 2007, ये कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं थी। इन्होंने पता नहीं कहाँ से लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन निकाली और इन दोनों लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, और फिर उनके पास अपील का हक भी नहीं था, क्योंकि 184(3) में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके तो ऐसा फैसला किया। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, जो उनके वुकला हैं, आज भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो इस पे बड़े सेटिस्फाई हैं कि जी हमने चूंकि अमेंड कर दिया था इलेक्शन एक्ट 2017 और उस अमेंडमेंट में जो मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन हमने रखी वो 5 इयर्स रखी है, तो 5 इयर्स उनके कंप्लीट हो गए ही। तो इसी तरह जहांगीर तरीन साहब भी आपने 5 साल मुकम्मल करने के बाद, ठीक है, यानी आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपकी बात हुई है उनकी लीगल टीम से, तो वो मुतमईन दिखाई देते हैं कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो थी वो 5 साल से ज्यादा हो, कानून बना दिया गया, तो लिहाजा वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन अब खत्म हो चुकी है। अब फिर इसकी कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा, कोर्ट फिर इसको इंटरप्रेट करेंगी, इसकी वजाहत करेंगी। ठीक है सर, ठीक है सर, अब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इमरान वसीम, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे कल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला आया उस पर। अब नाज़रीन हम कुछ बात कर लेते हैं मईशत की। तो गुज़श्ता दिनों IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये पेशगोई की है कि पाकिस्तान में रवां साल मौशी शरह नमू 2.5% और महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में महंगाई की शरह 29.2% रिकॉर्ड की गई थी, जबकि साल 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना लगाया गया है, जबकि इस साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जो कि गुज़श्ता माली साल 8.5% थी। और गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में पाकिस्तान की करंट अकाउंट की जो तवक्को से बेहतर कारकर्दगी का एतराफ़ करते मालियाती फ़ंड IMF ने तवक्को ज़ाहिर की है।
और इससे कबल हम बात कर रहे थे मुल्की मईशत की, तो मुल्की मईशत पर आज बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशियात हैं खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सवाल मेरा आपसे ये है कि अक्टूबर के लिए जारी IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में रवां साल मुल्की मईशत में 2.5% इजाफे की पेशगोई की गई है। क्या इस ताज़ा तरीन पेशगोई का मतलब ये है कि IMF को जल्द मौशी बहाली की तवक्को है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो शरह नमू है उसके कई नंबर्स आ रहे हैं। IMF ने जो अपनी ग्रोथ का फिगर दिया है जो 2.5% का है वो कंसिस्टेंट है। उनके लास्ट जो रिपोर्ट आई थी, जो जब पाकिस्तान ने IMF के साथ जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो साइन किया था। सो दे हैव स्टेड कंसिस्टेंट कि पाकिस्तान इज ऑन पाथ फॉर द 2.5% ग्रोथ। पाकिस्तान की जो अपनी एस्टिमेट्स हैं वो 3.5% के हैं, स्टेट बैंक के तकरीबन 2% के हैं, वर्ल्ड बैंक 1.7% का है। सो अगर आप इस पूरी सिचुएशन को देखें तो आई थिंक जहां से बेहतरी आ रही है वो है कॉटन एंड राइस की क्रॉप्स अच्छी आ रही है। सो एग्रीकल्चर जो है वो बेहतर दिखाई देगा। उम्मीद यह है कि IMF का जो रिव्यू है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो 30 सितंबर को होना चाहिए। अगर 30 सितंबर को ये रिव्यू कंप्लीट होता है, जो टारगेट्स हैं, मेरा मतलब है 30 सितंबर के जो टारगेट्स हैं उस पर जो रिव्यू होगा समटाइम इन नवंबर वो कंप्लीट होता है, तो पाकिस्तान शुड बी ऑल राइट इन FY24 जो इस वक्त मालियाती साल चल रहा है। इन्फ्लेशन में एक और चीज़ जो इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है वो उन्होंने 23.6% की है, ये तकरीबन 2% कम है उनका जो पहले एस्टिमेट था। सो दैट्स ऑल्सो अ गुड साइन। पर जो हमारा फिस्कल का खसारा है वो इनकी इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट है, उसमें थोड़ा बढ़ा हुआ है बिकॉज हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो बढ़ी हुई होंगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपको पता है मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है मुल्क में, तो ये एक ओवरऑल तनाजुल है। सम स्टेबिलिटी जो है इज इन दी ऑफिंग, वो दिखाई भी दे रही है। और वो आपने जैसे जिक्र किया कि क्या जो हमने इकदाम लिए हैं उसमें आपने थोड़ी सी डी डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी देखी है। सो लेट्स होप कि ये कंटिन्यू करे। अच्छा सर, डॉलर जो नीचे आ रहा है, कुछ मुबस्सरीन इसको मसनूई गिरावट करार दे रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत नज़र आ रही है आपको? और डॉलर की इस गिरावट से मुल्क की मईशत की बहाली होगी? क्या आगे जाके कोई सूरत हाल में बेहतरी आएगी? तो आपने अच्छा किया कि ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि मैं इसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, हमने क्या किया है, हमने कहा है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जरूरी हो गया था, ये क्रैकडाउन नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट है ऑफ द रिट ऑफ द स्टेट। और वो क्या है, हम ये कह रहे हैं कि एक आपने तीसरी मार्केट क्रिएट की हुई थी जिसमें डॉलराइजेशन हो रही थी। वो मार्केट क्या थी? वो एक इलीगल मार्केट थी, एक इलिसिट मार्केट थी जिसमें नो योर कस्टमर किए बगैर आप डॉलर का कारोबार कर रहे थे। आप डॉलर का कारोबार इसलिए नहीं कर रहे थे कि किसी ने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं या हेल्थ रीजंस दिखाए हैं या एजुकेशन रीजंस दिखाए हैं। आप इंटरबैंक की मार्केट जो ऑफिशियल मार्केट है और हमारी दूसरी मार्केट जो ओपन मार्केट है उससे बाहर जाकर ये काम कर रहे थे, तो उसको स्मगलिंग को, होर्डिंग को कर्ब किया गया है। साथ साथ कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए गए हैं। कैटेगरी बी की बहुत सी कंपनीज हैं जिनको अब कह दिया गया है कि वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। कैटेगरी ए की जो कंपनीज हैं उनका जो पेड अप कैपिटल है उसको बढ़ा के 50 करोड़ किया गया है। इससे उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा कारोबार में और गलत काम करने से वो इज्तनाब करेंगी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कैपिटल एट स्टेक होगा। अब आगे आगे इन्हीं मेजर्स को हमें स्ट्रेंथन करना है। पर इससे ज्यादा जरूरी जो सवाल पूछते हैं ना लोग कि क्या ये रुपए की जो कदर है इसमें इस्तेहकाम आगे चलेगा या नहीं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो आंसर अब इम्पैक्ट करेगा इसको वो ये है कि हमारी जो इंटर बैंक में फ्लोज हैं वो कैसे चलेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। रेमिटेंसेस कुछ बढ़ी हैं 5% पिछले महीने से, इनको वापस मेरे ख्याल में 2.4-2.5 बिलियन डॉलर्स पे जाना चाहिए। पाकिस्तान के जनीवा के प्लेजेस आने चाहिए। पाकिस्तान के IMF का 30 सितंबर के टारगेट्स पे मबनी जो रिव्यू है उसको कंप्लीट होना चाहिए ताकि वो 720 मिलियन डॉलर आए। पाकिस्तान के वर्ल्ड बैंक और ADB के प्रोग्राम और प्रोजेक्ट लोन्स के फ्लोज आने चाहिए। कमर्शियल फ्लोज जो है उनको वापस आना चाहिए जो रीफाइनेंसिंग होने वाली है। अगर आप ये सब काम करेंगे तो आपके रुपए में इस्तेहकाम रहेगा। बट पाकिस्तान फेलिंग टू डू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव जस्ट पुट ऑन द टेबल इन द शॉर्ट रन, ये मैं अगले 5 से 6 महीने की गुफ्तगू कर रहा हूँ, विल अगेन पुट प्रेशर ऑन दी रूपी और वो उससे जो डायरेक्शनल अभी आपको इस्तेहकाम नजर आ रहा है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे वाले दिन मईशत के लिए कितने कारगर साबित होंगे आपके ख्याल में?
सो लेट्स होप कि जो इस पर रुपए में इस्तेकाम है, वो पहली तो अच्छी खबर है ये मिले उनको कि 16 तारीख को जब वो पेट्रोल डलवाने जाएं, डीजल डलवाने जाएं या केरोसिन खरीदें, तो उनको उसमें एक खातिर खा बेहतरी नजर आए। इसकी दो वजह, एक आपके रुपए की कदर जो है वो बेहतर हुई, दूसरा ब्रेंट की कीमत दुनिया में $95 बैरल चली गई थी, बावजूद इसके कि इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट नया आया है, बट उस कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी इस वक्त $86-87 बैरल पे है, वो भी नीचे आई है। सो ये तो आई थिंक पहली रिलीफ है। दूसरा आई थिंक जो एनर्जी प्राइसेस में बिजली के पास थ्रूज थे वो खत्म हो गए हैं। तीसरा कुछ क्रॉप्स बेहतर आ रही हैं, तो रूरल इकोनॉमी में कुछ मैं देखता हूं कि पैसे जो हैं वो जाएंगे। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। सो आई एम होपिंग कि जो 28 प्रोजेक्ट SIFC ने रखे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के सामने, उस पर पेशरफ्त होगी। आई एम होपिंग कि पाकिस्तान को दोबारा हम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तौर पे ना सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो IMF वर्ल्ड बैंक से हम पैसे लेते हैं वो मांगते हुए सामने रखेंगे, बल्कि इन्वेस्टमेंट की मद में पाकिस्तान को सामने रखेंगे। एक वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने रखे। फिर एक बात आपको पता चल रही है कि आगे चला जाए कि रेकोडेक को फिर दोबारा सऊदी इंटरेस्ट है वहां पे, फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग में सऊदी इंटरेस्ट और मिडल ईस्टर्न इंटरेस्ट है, CPEC 2 को आगे बढ़ाया जाए। अब ये मेहनत तलब काम है, ये सारे काम किए जाए। इसके साथ साथ PI की प्राइवेटाइजेशन, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन, इसमें आगे बढ़ा जाए। और इससे मेरा कतई तौर पे कोई मतलब नहीं है कि कोई डिस्ट्रेस सेल PIA की जाए। इससे मेरा मतलब है उसकी प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स की, और फिर उसकी जो सब्सिडरी बनाई जाए जिसमें एक क्लीन PIA लाई जाए। और ये भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन जंग की। वैसे तो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गुज़श्ता 7 दहाइयों से जंग और तनाज़ात जारी हैं, लेकिन हमास के इसराइल पर अचानक हमले के बाद इस जंग में अब शिद्दत आ गई है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इसराइल गुज़श्ता कई दहाइयों से मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है। इसराइल ने बच्चों औरतों तक का ख्याल नहीं किया, ख़ानदान के ख़ानदान उजाड़ डाले, स्कूल्स अस्पतालों को भी नहीं बख्शा गया। लेकिन अहले मगरिब का दिल कभी भी नहीं लर्जा था, मगर हमास की इसराइल पर अचानक हमले ने अमेरिका, बरतानिया समेत अहले मगरिब की आंखें नम कर दी। और इस दोगलेपन पर अहले मगरिब को ऑस्कर अवार्ड देने को जी चाहता है। याद रहे कि हमास और इसराइल के दरमियान शदीद झड़पें आज 6ठे रोज़ में दाखिल हो चुकी हैं। हमास का तूफ़ान अल अक्सा ऑपरेशन जारी है और इसके नतीजे में ताहल सैकड़ों इसराइली हलाक और बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लेकिन अहले मगरिब को सिर्फ इसराइल से हमदर्दी है और उसी का ख्याल है। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान का ये कहना है कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक के हुसूल के लिए फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। और सऊदी वली अहद ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन करके फ़लस्तीनियों के लिए हिमायत का इजहार किया और ख़ित्ते के अहम रहनुमाओं से भी राबते किए। उधर पाकिस्तान समेत जो कुल उम्मत मुस्लिमा है अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की कामयाबी और सलामती के लिए दुआ गो है। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साबिक सफ़ीर नजमुद्दीन शेख ने हमें ज्वाइन किया है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे। और जो सूरत हाल अभी मैंने अपने इंट्रो में भी बताई है वो आपके भी सामने यकीनन आज 6ठा रोज़ हो गया है। सूरत हाल जो कि तू है, बल्कि इसमें शिद्दत आती जा रही है वक्त के साथ साथ। क्या कहेंगे आप सिचुएशन पर? बस मुझे डर है कि आपने जो चीज़ें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं कि अब हमास के हमले के जवाब में जो इजराइल ने किया है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत अग्रेसिव है। लेकिन ये भी याद रखना है कि नेतन्याहू ने कहा है कि वी आर एट वॉर, और उसके साथ साथ उसने इसको बहाना बनाते हुए एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है जो कि इजरायली पॉलिटिक्स में नेतन्याहू की पोजीशन खराब हो रही थी। अब उसको सुधारने का उसको मौका मिल गया है। तीसरी चीज जो जरूरी है वो ये कि हमास अभी PA को रिप्रेजेंट नहीं करता, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। हमास एक छोटी गिरोह है जो कि सिर्फ गाजा स्ट्रिप में काम करती है और गाजा स्ट्रिप में से लोग
2 लाख लोग रोज जाते थे इजराइल में रोजी कमाने के लिए, और उसी टैक्स पे गाजा स्ट्रिप चलता था। तो अब मसला ये है कि जो होना चाहिए वो आपने सही डिस्क्राइब किया, लेकिन उसका लगता नहीं है। ये मुझे नजर आता है कि शायद अरब सड़कों पे लोग निकलें और कहें कि साहब हम हमास के साथ हमारी पूरी सिंपैथी है, लेकिन जहां तक हुकूमतें हैं वो अभी भी नॉर्मलाइजेशन के पीछे पड़ी हुई हैं। और बाइडन भी जो अभी आप अगर पढ़ें तो बाइडन ने कम से कम 25 बाइडन और ब्लिंकन ने मिलके कोई 25 कॉल्स की हैं लोगों को, और उन सब में एक ही मैसेज था कि सब इजराइल की हम पूरी हिमायत करेंगे, और ये ज्यादती इजराइल के साथ हुई है और इजराइल को हक है कि वो जो चाहे करे एग्रेशन के खिलाफ। इंटरनल डिस्कशन जो है उसमें शायद बाइडन साहब और ब्लिंकन साहब कह रहे हैं इजराइल से कि इतना मत करो कि ये और जंग बढ़ जाए और मसला मगरिब का जो है, जो मगरिब वस्ता का है, वो और बिगड़ जाए। लेकिन मुझे नजर ये आ रहा है कि नेतन्याहू को मौका मिला है, वो ये मौका छोड़ेगा नहीं। जब वो कहता है कि वी आर एट वॉर, तो वो पूरी तरह से वॉर करेगा। और वहाँ पे अफवाज के हिसाब से जितनी इजराइल के पास कैपेसिटी है उसको न सिर्फ हमास नहीं चेक कर सकता, लेकिन अगर कुछ उसके साथ सपोर्टर्स जो हैं कतर के उनको कुछ पैसे देते हैं और यूएई सऊदी अरेबिया में लोग हैं जो कि पैसे देते हैं, वो उन पैसों पे भी अब जरा रुकावट होगी और हमास के पास माली सूरत हाल है जो बिगड़ती जाएगी। अब ये है कि उनके पास कुछ हॉस्टेजेस हैं, उन हॉस्टेजेस की रिलीज के लिए कुछ निगोशिएशन होंगी, उसमें पाकिस्तानी तो नहीं लेकिन और मुसलमान ममालिक शायद हिस्सा ले सकें, और शाम खास तौर पे सीरिया का भी कोई रोल हो सकता अच्छा, है। नजमुद्दीन शेख साहब, इस सूरत हाल में जो सऊदी अरब का किरदार आप देख रहे हैं, सऊदी वली अहद जिस तरह से राबते कर रहे हैं दूसरे ममालिक से और मुतालबा ये कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है ये जंग बंदी हो जाए, तो आपको लगता है कि उनकी ये जो कोशिशें हैं ये रंग लाएंगी या सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती नज़र आ रही है? मुझे मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये याद रखिए कि नेतन्याहू के लिए ये एक मौका है कि वो अपनी पोजीशन जो है इजरायली पॉलिटिक्स में उसको स्ट्रेंथन करे। और वो कहता है कि सब ये हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है, अब इस इंटेलिजेंस फेलियर को कवर करना भी जरूरी है, नहीं तो जो हमारा रहा है अभी तक, जो हमारी रेपुटेशन रही है कि कोई चूंटी हिल नहीं सकती इस सारे खित्ते में हमारे नॉलेज के बगैर। तो अब उनको पता चला कि आप पे बहुत बड़ा हमला हो गया और आपको पता नहीं चला, तो इसकी वजह से भी वो बहुत कोशिश करेंगे कि हमास पे ज्यादा हमले हों और हमास को बिल्कुल कोई उसमें ताकत का हिस्सा न छोड़ा जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो इसराइल फ़लस्तीन जंग है, जो कशीदगी है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये कशीदगी कम नहीं बल्कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ आएंगे, बात करेंगे हम ब्रेस्ट कैंसर जो महीना ये अक्टूबर का मनाया जाता है। दुख सुख खुशी गम खुशियाँ और परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कहते हैं कि मुश्किल लम्हे इंसान का इम्तिहान तो लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए कड़े हालात का सामना करने का हौसला भी दे जाते हैं। और वैसे भी दुनिया मुश्किल हालात से डटकर मुकाबला करने वालों को ही फ़ातिहीन के तौर पर याद रखती है, और ऐसे ही फ़ातिहीन में ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स का शुमार भी होता है। जी हाँ,
वही ब्रेस्ट कैंसर जिसका नाम तक लेने से बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो घबराती हैं, झिझक महसूस करती हैं, मगर याद रखिए कि ब्रेस्ट कैंसर एक काबिल इलाज मरज़ है जिसकी अगर बर वक्त तशख़ीस हो जाए तो फिर इसका इलाज भी बर वक्त ही मुमकिन है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर 100 से 9 ख़वातीन में इस मरज़ का शिकार होती हैं। मरज़ की रोकथाम के लिए इंतहाई ज़रूरी ये है कि ख़वातीन बाकायदगी से अपना मुआयना कराएं और अलामात जब ज़ाहिर होने लगें तो फिर डॉक्टर से वो रुजू करें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डॉक्टर से डिस्कस करें। इसी सारी आज हम बात करेंगे। डॉक्टर माविश शहजादी ने हमें ज्वाइन किया है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। बात करें ब्रेस्ट कैंसर की तो सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की जो शरह है वो क्या है? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन में जो पाए जाने वाले कैंसर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स की ही है। अगर हम लोग पाकिस्तान के या वर्ल्ड वाइड भी अगर हम लोग बात करते हैं तो हर 8 में से एक खातून के अंदर ये रिस्क होता है कि उनके अंदर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर वो अपनी ज़िंदगी में डेवलप कर सकती हैं। तो ये मोस्ट कॉमन कैंसर्स है अराउंड द वर्ल्ड भी और पाकिस्तान में भी फीमेल्स के अंदर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये होता किस तरह है और अलामात क्या है? अगर हम लोग इनकी अलामात के बारे में बात करें तो फिर तो बहुत सिंपल सी अलामात होती हैं इसमें कि छाती के अंदर कोई गुठली जो है ना वो महसूस हो रही होती है जो कि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं दे रही होती है, ना उसको जो है ना वो ना वहाँ पे कोई पेन फील होता है ना कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होता है जब वो छोटे साइज की होती है। अगर हम लोग ज़्यादातर पेशेंट इसको क्योंकि ये पेनलेस होता है यानी कोई तकलीफ नहीं देता तो इस वजह से ज़्यादातर पेशेंट इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप लोग इसको इस स्टेज पे इग्नोर कर देंगे तो फिर ये रैपिडली बढ़ जाएगी और जब ये बढ़ जाएगी तो ये पूरी छाती को नुकसान पहुंचा सकती है। ना सिर्फ छाती को बल्कि ये बहुत सारे दूसरे आज़ा में जैसे फेफड़े हो गए, हड्डी हो गई, लिवर हो गया, वहाँ पे फैल सकती है और वहाँ पर जाके उन तमाम आज़ा को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अलावा बाज़ों का जो है वो निपल से कोई डिस्चार्ज का आना, ठीक है, इसके अलावा डिस्कम्फर्ट रहना, साइज का एकदम से जो है वो चेंज हो जाना, ये तमाम अलामात होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की। अच्छा ये बताइएगा जिस तरह अभी मैंने अपने इंट्रो में बताया कि ये काबिल इलाज है तो कौन कौन सी वो स्टेजेस हैं जिसमें इसका इलाज हो सकता है? जैसे बर वक्त तशख़ीस की आप बात कर रही हैं कि बर वक्त अगर तशख़ीस हो जाए तो इसका जल्दी इलाज मुमकिन हो जाता है, और अगर स्टेज सेकंड है या थर्ड है, कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं? देखिए अगर हम लोग बात करें ब्रेस्ट कैंसर की तो बाकी तमाम कैंसर्स की तरह ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी सिर्फ 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें स्टेज 1 से लेके अगर हम लोग 3 की बात करते हैं तो फिर इसमें पेशेंट क्योर हो सकता है, यानी वो बीमारी से उसकी जो है ना वो बीमारी उसकी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है। लेकिन उसके लिए बर वक्त तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। जितना छोटा स्टेज होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि पेशेंट को बहुत कम लिमिटेड ट्रीटमेंट भी दी जाएगी और फिर वो कम अरसे की ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाएगा। इसके बरस अगर हम लोग बात करते हैं स्टेज 4 की तो आजकल स्टेज 4 के अंदर भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आए हुए हैं और हमारे स्टेज 4 की बहुत अच्छा लॉन्ग सर्वाइवल जो है ना वो लीड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई गुठली हम लोग फील करते हैं तो फौरन से अपने मॉलेज के पास जाके उसका मुआयना कराना चाहिए क्योंकि ये जितने छोटे स्टेज में डायग्नोज हो जाएगी उतनी जल्दी और उतनी आसानी से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और फिर इसके वापस आने के चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये किन ख़वातीन और किस उम्र की ख़वातीन में ये बीमारी होने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं? अमूमन जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है उसमें अगर हम देखें तो हमें हर तरह के केसेस मिल रहे हैं। बहुत यंग ख़वातीन हैं उनके अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है। इसके अलावा जो ओल्ड एज की और मिडिल एज की ख़वातीन हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये वाला कैंसर पाकिस्तान में। लेकिन यंग केसेस भी हमें बहुत मिलते हैं और अमूमन जिनकी ना कोई पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनकी फैमिली में किसी को कोई ब्रेस्ट कैंसर या कोई और कैंसर हुआ होता है, ऐसे ना फैमिलीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं वो अमूमन यंग एज के अंदर प्रेजेंट कर जाते हैं, यानी बहुत छोटी उम्र के अंदर उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आ सकता है। अच्छा ये अक्टूबर का जो महीना है वो ब्रेस्ट कैंसर आगाही के महीने के तौर पर हम बनाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत और अहमियत है, इसमें थोड़ी रोशनी डालिएगा।
आई एम सॉरी, मैं आपको आई कैन नॉट हेयर यू। अच्छा, प्लीज रिपीट करेंगे? डॉक्टर साहिबा, आपसे ये मैं जानना चाह रही थी कि ये जो अक्टूबर का जो महीना है, ये हम ब्रेस्ट कैंसर आगाही के महीने के तौर पर हम ये मनाते हैं, तो इस बारे में कुछ बताइएगा कि इसकी अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरत पेश आती है ये महीना मनाने की, और किस तरह से आप लोगों को ये बताएंगी, हमारी जो ख़वातीन हैं उनको अवेयर करेंगी कि बर वक्त अगर तशख़ीस हो जाए, बार बार हम इस पर बात कर रहे हैं, तो जो हमारा जो मरज़ है उस पर जल्दी काबू पा लिया जाता है। जी, वैसे तो अगर हम लोग बात करें तो हर ना कैंसर के लिए एक मंथ जो है ना वो फिक्स किया गया है, ताकि हम लोग उनकी अवेयरनेस यानी उनकी आगाही लोगों तक जो है ना पहुंचा सकें। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मालूमात पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत काबिल इलाज मर्ज़ है। इवन स्टेज 4 के पेशेंट्स भी बहुत नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी इसकी गुजार रहे होते हैं, और जितना अर्ली स्टेज में ये डायग्नोज हो जाए उतना ही पेशेंट के लिए अच्छा है, उतनी ही छोटी ड्यूरेशन में इसकी ट्रीटमेंट होगी और उतना ही ज़्यादा आराम से जो है ना वो ना पेशेंट ट्रीट हो जाएगा और वापस भी उसकी डिजीज़ नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोगों ने अक्टूबर को डेडिकेट कर दिया हुआ है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो आप क्या खवातीन के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर वो कोई चेंजेस महसूस करती हैं अपनी छाती, हाँ ठीक, ये अगर खवातीन अपनी छाती में कोई ना तब्दीली महसूस करती हैं तो वो इसको जो है वो छुपाने के बजाय ज़रूर जो है ना वो अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाके उसको डिस्कस करें, क्योंकि ये अमूमन जो ना गुठलियाँ ब्रेस्ट कैंसर की होती हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दह नहीं होती हैं, अमूमन उनकी कोई तकलीफ नहीं होगी, वो सिर्फ गुठली की शक्ल में प्रेजेंट करेंगी। यानी आप ये बता रही हैं कि ये पेनफुल नहीं होता और एक बेज़रर सी चीज़ है। अर्ली स्टेजेस में ना हाँ, अर्ली स्टेजेस में ना इसमें सिर्फ घुटनी आएगी जिसमें कोई दर्द नहीं हो रहा होगा जी, और अगर ऐसा जब ये बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर पेनफुल होती है। और क्या क्या सिम्टम्स आपने बताए? इसके अलावा ना छाती के साइज का एकदम से बढ़ना, उसकी स्किन में तब्दीली आ जाना, कलर का चेंजेस होना, निपल से कोई डिस्चार्ज आ जाना, ठीक है, ये तमाम अलामात हैं। और ना सिर्फ छाती के अंदर बल्कि अगर हम लोग उसके बगल की बात करते हैं, एक्जिला जिसको हम लोग कहते हैं, बाज़ औक़ात एक्जिला के अंदर गुठलियाँ जो है ना वो प्रेजेंट करती हैं और छाती के अंदर बिल्कुल एक छोटा सा ट्यूमर पड़ा हुआ होता है। तो ना सिर्फ छाती को हमें मुआयना करना चाहिए बल्कि उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको भी जो है ना वो प्रॉपर्ली ना मुआयना करते रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बामा शहजादी हमारे साथ मौजूद थी, कैंसर के हवाले से वो बात कर रही थी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।